ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पहले हमने कल चैप्टर नंबर 10 को एंड कर दिया था। ठीक है जी, तो चैप्टर एंड का 10 का एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें जल्दी से। 240 पेज नंबर आपकी बुक में है। 240 पेज नंबर हमारा बुक में, और इसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने में न्यू चैप्टर 13 अपना स्टार्ट करेंगे। जनाब, हमारे पास पहली एमसीक्यूज है, ट्रू एनिमल्स आर। ऑप्शन है जी, ट्रू एनिमल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? क्या नॉन सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट? इसका ऑप्शन सी ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं हमेशा ट्रू एनिमल्स। एनालिड्स आर एकॉल्यूमेट, सूडोकॉल्यूमेट, कॉल्यूमेट या हिमोकॉल्यूमेट? तो सी इसका ऑप्शन भी ठीक है जी, कॉल्यूमेट होते हैं एनालिड्स। ग्रुप ड्यूटरोस्टोमा इंक्लूड्स फाइलम। ड्यूटरोस्टोमा में फाइलम कौन कौन सा आ जाता है? क्या कॉर्डेटा आता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ड्यूटरोस्टोम्स? तो इसमें आंसर हमारा कॉर्डेट्स। एक का भी सी होना चाहिए, तो सी है बेटा। दूसरे का भी सी। हाँ जी, इतनी मुश्किल एमसीक्यूज दी थी फ्राइडे को, तो अच्छी बात थी ना, अच्छा कर लिया होगा आपने। मुश्किल को तो सॉल्व करना चाहिए ना, आसान चीज़ें तो सभी कर लेते हैं। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए है, कॉर्डेटा। ग्रुप जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उसमें फाइलम कॉर्डेटा शामिल है। नंबर 4 है जी, इंसेक्ट हैव। इंसेक्ट के पास क्या 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 5 पेयर या 6 पेयर ऑफ लेग्स? तो इसका आंसर हमारे पास है जी, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी नंबर ए। बुक में से, बुक की एक्सरसाइज में से नहीं है, लेकिन जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें से थे। बिस्मा ने पूछा कि टेस्ट वाले बुक में थे, लेकिन बुक के अलावा भी आपको बनाने होते हैं ना। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए है ठीक आंसर, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। नंबर 5 है जी, लार्जेस्ट फिश आर। सबसे बड़ी मछली कौन सी है जी? वेल है, शार्क है, कटल फिश है, जेली फिश है? बिल्कुल, ईशा ने बिल्कुल ठीक कहा, शार्क जो है वो सबसे बड़ी मछली है। वेल मैमल है, मछली नहीं है। और कटल फिश जो है वो मोलस्का है, और जेली फिश नाइडेरियंस। फार्मिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड, हनी बी की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? नंबर बी, एपीकल्चर कहा जाता है। तो 6 का आंसर है नंबर बी, एपीकल्चर। नंबर 7 में विच वन ऑफ दीज इज अ फिश? इनमें से कौन सी मछली है? नंबर 1 ऑप्शन है स्टार फिश, नंबर 2 है जेली फिश, नंबर सी है सी हॉर्स, और नंबर डी है कटल फिश। रुबैब ने और ईशा ने सही कहा जी, सी हॉर्स जो है वो मछली है। बाकी स्टार फिश इकानोडर्मेटा है, जेलीफिश नाइडेरियन, कटल फिश मोलस्का। नंबर 8 है जी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकानोडर्मेट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ट्रैकिया सिस्टम या नन ऑफ दिस? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ए ऑप्शन, नंबर 8 का ए ऑप्शन ठीक है जी। ईशा ने भी कहा और लाइबा ने भी कहा। Lamprey has no jaw, no tongue, no teeth, no vertebra. लैम्ब्रे के पास जॉ नहीं होते, नो जॉ। ये ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल ईशा ने सही कहा जी, नो जॉ। दांत, जबड़े जो हैं, उन पर दांत या जबड़े ही नहीं होते, ऐसी बात है, तो दांत कहाँ से होंगे? नंबर 9 है जी, कॉन्ट्रोक्टाइल्स हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनोइड या एपिडर्मिस के? कॉन्ड्राइल यानी जो हमारे कॉन्ड्रेक्टाइल्स होती हैं उनमें प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। स्किन इन एम्फीबिया इज नंबर 9 के बाद उन्होंने 10 लगाना था, लेकिन उन्होंने नंबर 11 लगाया था। ठीक है, तो आप भी देख लीजिएगा नंबर, लेकिन हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। स्किन
इन एम्फीबियन इज नेक्ड, ईशा ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा जी, नंबर ए ऑप्शन है 10th का, बुक में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 9 का आंसर बेटा प्लेक्वाइड, ए आंसर है। उसके बाद नंबर 12 दिया हुआ उन्होंने, जो कि एक्चुअली 11 होगा। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बर्ड्स, वैब ने सही कहा जी, साइरेंक्स है। साइरेंक्स जो होता है वो बर्ड्स में आवाज पैदा करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, टीथ इन मैमल्स आर होमोडोंट, इक्टोडोंट, हेप्टोडोंट या पॉली। तो मैमल में दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ईटोडोंट होते हैं, बी आंसर है इसका। फिर उसके बाद है जी नंबर 14, कैंगरूज, कैंगरू मार्सुपियल मैमल है, बिल्कुल ठीक बैट ने कहा। नंबर बी ऑप्शन है इसका, मार्सुपियल। बैट इज अ बर्ड है, इंसेक्ट है, मैमल है या रेप्टाइल। तो बैट हमारा मैमल है, लेबा ने बिल्कुल ठीक आंसर दी, मैमल। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाए जनाब, हमने चैप्टर समय छोटा चॉइस किया था कि हमने कहा कि ज़रा जल्दी हम फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट वीक। और उसके बाद हम जब फिजिकल क्लास में होंगे तो फिर हमारे पास काम शुरू हो जाएगा नॉर्मल। तो पेज नंबर 309, 309 पर हमारा चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। इसको आप डिस्कस कर लीजिए। और इसमें हम स्टार्ट में बॉटनी पोर्शन होगा डेफिनेटली, और फिर हमारा शुरू हो जाएगा zoology। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। एग्ज़ाम देना दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो वो वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करके रखा कर। तो हम चलते ही चैप्टर नंबर हमारा 13 है, गैसियस एक्सचेंज। 11 और 12 पढ़ेंगे ना बेटा, घर जाके पढ़ेंगे ना, मतलब यहाँ आके पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। 13 पढ़ लेते हैं, छोटा है, मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक में हम उसको खत्म कर लें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो छोटा सा इनका आइडिया लेते हैं वो कि लोअर प्लांट्स, स्पेशली द एक्वाटिक प्लांट्स, gases exchange take place by a simple diffusion across the moist cell membrane and wet body surface। तो याद रखिएगा जितने भी प्रिमिटिव प्लांट्स होंगे, और ख़ास तौर पर वो एक्वाटिक प्लांट है अगर, तो वो अपनी स्किन से ही डायरेक्टली या मेम्ब्रेन से, जो सेल मेम्ब्रेन है वहीं से अपनी गैस की एक्सचेंज कर लेते हैं। तो गैस की एक्सचेंज में आपको याद होगा कि हम जो रेस्पायरेशन ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो सांस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक गैस इन होगी और एक गैस आउट होगी, बाहर निकलेगी। तो जो इन होती है गैस वो यूजुअली ऑक्सीजन होती है, और जो आउट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। ठीक है ना। हायर प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ गैसेज एक्सचेंज इंटायर सरफेस ऑफ लीफ, और कुछ पार्ट होता है स्टेम का, वहाँ से जिसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, जो पहली लेयर होती है स्टेम की और लीफ की, वो पतली वैक्सी लेयर होती है। अगर मैं आपको शो करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि हम अगर ये लीफ बना रहे हैं, लीफ का ये एरिया हमने बना दिया, ठीक है, तो लीफ का जो अपर एरिया है, ठीक है ना, पहला चाहे लीफ का हिस्सा हो तो उसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर हो, इसे आप क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्यूटिकल, ये बारीक होती है, हमें तो आपको दिखाने के लिए मैंने इतनी मोटी बनाई है, वरना ये नजर नहीं आती। लेकिन ये वैक्सी होती है, आपने देखा होगा पानी अगर लीफ के ऊपर डालें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो गिर जाता है नीचे। तो इसलिए कि वैक्स मौजूद होता है, और वैक्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से रेजिस्ट करने वाला, पानी से मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता। इसके अलावा क्यूटिकल में हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को याद होंगी यकीनन। क्यूटिकल लेयर में, यानी पहली लेयर में हमारे पास जो है सुराख होते हैं। उन बारीक सुराखों को बाकायदा तौर पे कवर अप किया जाता है, और कवर करके और गार्ड सेल उनको रोक के रखते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और उन्हें हम सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं।
स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के काम भी आता है और पानी को एवोपरेट करने के काम भी यही आता है। फिर लेंटिसिल, ये लफ्ज़ शायद हमने ना देखा हो लेकिन पढ़ा ना हो, मगर देखा ज़रूर होगा। ये जो दरख्त वगैरह आपने देखे ना पौधों में, तो इनमें आपने देखा होगा थोड़ी सी स्किन फटी फटी सी होती है ना, टूटी हुई सी छाल, बार्क जिसे आप कहते हैं, उन छालों के बीच में गैप होता है, तो उन गैप्स को हम लेंटिसिल कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम न्यूमरस लेंटिसिल्स आर डेवलप्ड। तो बहुत सारी लेंटिसिल्स या कट नजर आता है हमें, विच आर लोकलाइज रीजन ऑफ लूजली अरेंज सेल with intercellular spaces between them. These lenticels help in the exchange of respiratory gases. तो ये भी हमारे बड़े दरख्तों में गैस की एक्सचेंज करने में ये जो लेंटिसल्स हैं ये मदद देते हैं, क्योंकि इनके सेल जो होते हैं वो हमारे लूज होते हैं एक दूसरे से। फिर बाज दफ़ा जब जो प्लांट्स हमारे ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर गैस ऑक्सीजन की कमी है, लाइक मार्श प्लेसेस, दलदली इलाके, उन इलाकों में जो प्लांट हैं वो अपनी रूट को ज़मीन से बाहर निकाल लें, पूरा नहीं, थोड़ा सा उनका टिप जो है वो अच्छी बाहर आ जाती है। और उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो अपने पौधे को जो नीड है ऑक्सीजन की वो पूरी करने में मदद दें। उनका पौधा स्टेम से भी अपनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, लेकिन रूट उसके साथ सपोर्टिव हो जाता है। तो gas exchange also occurs in the root by diffusion through epidermal cells and root hairs, but only few type of plants which are present in the marsh places. मार्श प्लेसेस दलदली इलाके, तो दलदली इलाकों में तरह जो ऑक्सीजन गैस है उसकी कमी होती है, इसलिए वहाँ रूट्स भी मदद दे रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक पहले आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन करने जाएंगे, फिर हम एक और करेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो वापस पीछे आकर पेज नंबर 311 पर 311 310 पर आपका जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लेंटिसिल की डेफिनेशन, वो आप एक नंबर के लिए याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए डेफिनेशन एक नंबर के लिए। और जो 311 पेज नंबर है उस पर हमारे पास आता है फोटो रेस्पिरेशन। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, डिफाइन विद एग्जांपल। 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप जरा फोटो रेस्पिरेशन को बता दीजिए। तो पहले हम थोड़ी सी बात आपको ये करना चाहें कि एक सिचुएशन आपको देना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, और वो सिचुएशन ये है कि जनाब हमारी गर्मी पड़ रही है बड़ी तेज, है ना, अभी तो सर्दी है ना, लेकिन हमारे पास गर्मी पड़ रही है बड़ी शदीद, और शदीद गर्मी में आपने फसल उगा रखी है वीट की या गंदम की। अब गंदम के साथ प्रॉब्लम क्या है इस वक्त गर्मी में मैं बात करूं, सवाल दोबारा बता देते, डिफाइन द फोटो रेस्पिरेशन, डिफाइन द फोटो रेस्पिरेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, हो गया जी। तो सिचुएशन ये है कि जी बहुत गर्मियां हैं और गर्मियों में हमारी वीट तकरीबन पक चुकी है, फसल पक गई है। उस गर्मी में जून में मई में इतनी गर्मी है कि पौधे को बहुत ज़्यादा एवोपरेशन करना पड़ेगा, वरना उसकी बॉडी में हीट बहुत जमा हो जाएगी। एवोपरेशन करना पड़ेगा तो उसको अपने इंस्ट्रूमेंट खोल के रखना पड़ेंगे। अब अगर एवोपरेशन ज़्यादा हो गया तो पानी सारा निकल जाएगा, और ज़मीन में पानी कम है तो फिर पौधा तो परेशान हो जाएगा। तो पौधा क्या करता है, पौधा दिन के वक्त अपने इंस्ट्रूमेंटा को बंद कर देता है। अब अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई सांस लेने के लिए भी स्टोमेटा चाहिए। तो ये परेशानी को वो डील करते हैं किसी और मैकेनिज्म से, जिसे कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन, यानी लाइट की मौजूदगी में जो सांस लेने का मन वो ज़रा सा बदल जाता है, और वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेते बल्कि अपनी ही
फोटोसिंथेसिस से पैदा होने वाली ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो इसलिए ये एक अलग सा फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है जो अनयूजुअल है। दिस प्रोसेस इज फाउंड इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स हम कहते हैं ऐसे पौधों को जो फोटो रेस्पिरेशन करते हों, लाइक बीट है, शुगर केन है, कॉटन है, जो धूप में पकती है ना गर्मी में, तो उन फसली या फसल के पौधों को आप C3 प्लांट कहते हैं, इन विच दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में ये जब धूप ज़्यादा होती है तो उस वक्त ये अपना ट्रांसपायरेशन बंद कर देते हैं, तो अपनी ही ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैकेनिज्म में हम देखते हैं तो व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन आर हॉट एंड ड्राई, एनवायरमेंट बहुत गर्म हो गया है फिर ड्राई भी है, द C3 प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा को उनको बंद करना पड़ेगा, बंद कर लेते हैं क्योंकि पानी कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा निकल जाए तो फिर तो मसला हो जाएगा। ठीक है, इसको कवर अप करने के लिए बट ड्यू टू द ongoing process of photosynthesis the oxygen concentration is increased। अब फोटोसिंथेसिस जो चल रहा है, फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा तो ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी inside the leaves। This oxygen competes with carbon dioxide to combine with the ribulose biphosphate RUBP। तो वो किस क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्सीजन और एक कंपाउंड फॉर्म करती है जिसे रिबुलोस बाइफॉस्फेट कहा जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिबुलोस बाइफॉस्फेट फॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑब्लिक ऑक्सीजनेज, ये जो दोनों हैं ये दरअसल एंजाइम है। कार्बोऑक्सिलेज ASE और ऑक्सीजनेज ASE, ये हमारे हैं एंजाइम्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है उसमें से कंपाउंड में से तो कार्बोक्सिलेज ये काम कर रहा होगा, अगर ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है तो वो ऑक्सीजनेज काम कर रहा होगा। यानी पहले कंपाउंड बन गया रिबुलोस बाइफॉस्फेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को किसको यूज करना है, किसको रिलीज करना है, लीफ के अंदर अंदर ही ना, बाहर नहीं। तो उसके लिए दोनों एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। इन एंजाइम्स को लुबिस्को कहा जाता है, लुबिस्को। सी आखिर में जो लगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ओ जो लगा है वो ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये रुबिस्को लफ्ज बना दिया जाता है। एंजाइम टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरेट PGA, ये कंपाउंड बना देते हैं जिसको PGA कहा जाता है, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। दो किस्म के कंपाउंड ये बनाते हैं, ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन और रेट यानी कि सीरेट में कार्बन डाइऑक्साइड। देन phosphoglycolate split into serine amino acid and carbon dioxide, और फिर उसे फॉस्फोग्लाइकोलेट को तोड़कर सीरिन बना दिया जाता है। सीरिन असल में एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारे बी ग्रुप वालों ने देखा होगा, अगर आपको याद हो हमने जो था ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो उसमें अमाइनो एसिड पड़ा था नीचे, सबसे नीचे 3 किस्म के कंपाउंड के नाम आपसे कहा था कि MCQ में याद कर लीजिएगा, तो उनमें एक सीरिन भी होगा। ठीक है, और तो अब ये हमारी एग्जाम्पल जो है बात स्किन का है उसकी एग्जाम्पल आप ये इक्वेशन में RUBP प्लस ऑक्सीजन, RUBP के साथ ऑक्सीजन मिला, PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया जी, ये ऑक्सीजन हमारी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ उसमें जो ऑक्सीजन बना है वो ये ऑक्सीजन है, इसको इस्तेमाल कर लिया और इसको इस्तेमाल करके PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना दिया। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट स्प्लिट होता है, टूटता है
सीरिन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ चले जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अब चले जाती है हमारे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बता दूं, ये चले गई फोटो रेस्पिरेशन में, सॉरी फोटोसिंथेसिस में, और वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनी वो यहाँ ये हो गई, बाय प्रोडक्ट बनता ना फोटोसिंथेसिस का। इस तरह सांस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी चल रहा है और फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है। पानी रोक लिया क्योंकि स्टोमेटा बंद है ना, पानी बंद हो गया, पानी रोका गया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये कोई बात किसी ने पूछी है, क्या पूछा देखें जरा। तो सीथी प्लांट क्या होता है जी? सीथी प्लांट मैंने आपसे कहा था कि सीथी प्लांट उन पौधों को कहा जाता है जो फसल वाले पौधे होते हैं ना, गर्मियों में उनकी फसलें पकती हैं, चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, वीट है, तो उनको आप सीथी प्लांट्स कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये अगर आप डायग्राम मतलब केमिकली तौर पर देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने। इसमें ये वाला पोर्शन की बात नहीं कीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटा दें आप। ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास आएंगी बातें कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। ये हमारे पास तो विस्को ने ग्लाइकोलेट बनाया 2 3, जहाँ नंबर लिखे हुए 4 या 2 या 3, उसका मतलब होता है कार्बन। ठीक है, फिर कंपाउंड ग्लाइसिन बना, ग्लाइसिन कन्वर्ट होकर सीरिन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ देख सकते हैं आप रिलीज हो रही है। फिर ये साइकिल में वापस ग्लिसरेट बनने में 3 PGA ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से आई उसको फिर ले लिया, ये फोटोसिंथेसिस से इन हो गई, ये जाकर रेस्पिरेशन में चले गए, सॉरी फोटोसिंथेसिस में चले गए। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द फोटो आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ये वाला जो पोर्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे बात नहीं करते। तो यहाँ पे देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है, फोटोसिंथेसिस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है तो ये वाली बात। ठीक है जी, तो इसमें हम ये जब शॉर्ट कोट क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये इक्वेशन बना देंगे सिंपल सी ना, केमिकल फार्मूला के बगैर ये बात हमारी पूरी हो जाएगी। हाँ, अमोनिया पे रिलीज हो रही है भाई, जब भी कोई अमाइनो एसिड टूटेगा ना तो अमोनिया बन जाती है, लेकिन वो अमोनिया इस साइकिल में नहीं चलेगी ना, वो अलग निकल जाएगी। अमोनिया की फिर एक अलग अमोनियाई साइकिल होती है, उसको फिर अलग से यूज़ किया जाता है। बाद दफ़ा अमोनिया ही को प्रोटीन बनाने में या अमाइनो एसिड बनाने में यूज़ कर लेते हैं, बाद दफ़ा उसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे किसी केमिकल में और फिर यूज़ कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है उस पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है। जैसे हमारे पास भी अमोनिया बन जाता है ना एनिमल, तो वो कन्वर्ट होकर उसमें चले जाती है ऑर्निथाइन साइकिल में, और फिर उसे हम यूरिया में, हमारी बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा जी, हम ये प्लांट्स में हमारे यूजुअली दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, बॉटनी के हवाले से, और ये पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद हमारा जोलॉजी के हवाले से बातें आती हैं। ठीक है, आज मेरे ख्याल से नेट भी बड़े प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों के। रेस्पिरेशन बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। तो जो हम सिंपली पहले बात करते हैं ना, आप कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ टू गैसेस, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये जरूर लिखेंगे, तो ये डेफिनेशन हमारी, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये जरूर लफ्ज़ आपका इस्तेमाल होगा, और इसमें ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है ऑफ द फूड
और फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बात हमें ज़रूर लिखनी पड़ेगी इस लेवल पर, वरना आप अगर सिंपल वही लिख देंगे ना, छोटी सी बात कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बात थोड़ी सी ज़रा सी कमज़ोर हो जाएगी। जैसे आप उसको लिखें जैसे हमने यहाँ लिखा, टेक इन ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। इसको हम सिंपली गैस का तबादला कह सकते हैं कि एक गैस बॉडी ने ले ली, दूसरी गैस बाहर निकाल दी। रेस्पायरेशन आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। इट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कहीं पे भी हो डिफ्यूजन मेन रोल है, चाहे सिंपल वे में हो चाहे पूरे लंग्स में या कहीं और हो, लेकिन डिफ्यूजन इसका मेन रोल होता है, ठीक है जी। फैक्टर्स की आप बात करें, फैक्टर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज कि भाई गैसेस एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो लाजमी होने चाहिए। लाइक एफिशिएंट गैस एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर एक, मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो पेज नंबर 309 पे वापस आइए। यहाँ पर तीन आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। यहाँ पर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द राइट द फैक्टर्स which necessary for gaseous exchange. Write the factors write the factors which necessary for gaseous exchange. ठीक है। पेज नंबर बेटा 309, 309। और वहाँ सवाल है, लिख रहे हैं आप, write the factors which necessary for gaseous exchange। तो उसमें आपने तीन फैक्टर्स को बताना है, सिंपल तीन लाइनें हैं। नंबर वन, मेंटेन ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट। भाई डिफ्यूजन कौन सा करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिफ्यूज करना है बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी टू द एनवायरनमेंट, और ऑक्सीजन को करना है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द बॉडी। तो बॉडी में भी तो इस ग्रेडियंट का डिफ्यूजन करने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन इन हो जाएगी। डिफ्यूजन यही था ना कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूट का या सॉल्वेंट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं लफ्ज़, मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में कम है, तो वो बॉडी से निकल कर इन्वायरमेंट में से जाएगी। और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से वो लो की तरफ यानी हमारी बॉडी की तरफ आ जाएगी। तो ये मेंटेन करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म। नंबर टू, लार्ज सरफेस एरिया। ये एरिया या ई है, एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनिमल जितना भी बड़ा हो उतनी ही बड़ी उसको सरफेस एरिया चाहिए, ताकि वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सके। अगर एरिया कम होगा, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं है, तो फिर हमारे लिए यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए मसला हो जाएगा। जैसे आजकल आप देखें कोविड, तो कोविड में क्या हुआ जी, लंग्स जो है वो हमारे फंक्शन उनका डिस्टर्ब होने लगा, कम होने लगा। कम होने का मतलब है कि ऑक्सीजन तो आप ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही पूरी तरह, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ड्राई हो गया, और ड्राई होने की वजह से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी की नीड जितनी ऑक्सीजन की है वो पूरी नहीं हो रही, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जो लंग्स हैं उनके जो इनर साइड है वो मॉइस्चर उसका वो जम गया,
जी बिल्कुल, नमूनिया में भी ऐसा ही होता है और कहा यही चाहता है कि जो नमूनिया है वही बिगड़ी शक्ल है, सारस जो है वही बिगड़ी शक्ल है कोविड। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, कोई ना कोई मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए। जैसे हमारे पास लंग्स है तो ये ज़रूरी है कि वो गीली हो, ताकि ऑक्सीजन उस गीलेपन में उस मॉइस्चर जगह पर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एक रीजन के तौर पर यहाँ टॉपिक से लिया था, रेस्पिरेटरी मीडिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी मीडिया में हमारे पास एक रीजन हमारा आ चुका है, वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं जी। वाई टेरिस्टल एनिमल्स, वाई टेरिस्टल एनिमल्स, पेज नंबर यही 309 पर ही है, पेज नंबर 309 पर ही रेस्पिरेटरी मीडिया है ना, उसी पर लिखी हो। वाई टेरिस्टल एनिमल्स, why terrestrial animals obtain more oxygen gas। अच्छा, यहाँ एनिमल लिख लें या ऑर्गेनिज्म आ जाए या प्लांट आ जाए, बात एक ही है। why terrestrial organism obtain more oxygen than aquatic organism, than aquatic organism। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया भी है हमने कि जी इन्वायरमेंट में जो हमारा मौजूद है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑक्सीजन की मकदार मौजूद है। तो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रेस्पिरेटरी मीडिया, जहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार मौजूद होती है उसको हम रेस्पिरेटरी मीडिया कहते हैं। अब हमारे लिए रेस्पिरेटरी मीडिया कौन सा? हवा। क्वेश्चन रिपीट कर दें जी, लाभा ने कहा। अच्छा जी, कर देते हैं जी। वाई टेरिस्टल ऑर्गेनिज्म, वाई टेरिस्टल ऑर्गेनिज्म obtain more oxygen, more oxygen than aquatic organism, than aquatic organism। ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रेस्पिरेटरी मीडिया। अब हम जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, हवा में, तो हमारा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इन्वायरमेंट, यानी कि हवा। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी मीडिया वाला है। जो एनिमल और प्लांट पानी में रहते हैं उनका रेस्पिरेटरी मीडिया क्या होगा? वाटर। ठीक है, और इसे कंपैरेटिव कर लें आप, ये चाहे तो पैराग्राफ अलग अलग करके आंसर बना दें या चाहे तो एक साथ लिख दें, तो ऐसे ही कंपैरेटिव। एक्वाटिक मीडिया में वाटर इज द रेस्पिरेटरी मीडिया फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो, यानी पौधा हो या एनिमल हो, वो तो वहीं से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा ना जहाँ वो मौजूद है, वो पानी में, तो पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? हवा से लेंगे। अच्छा जी, अब वाटर कंटेन अबाउट 5% ऑफ ऑक्सीजन। पानी में, एक्वेटिक में ऑक्सीजन कितनी है? 5%। टेरेस्ट्रियल में कितनी है? 21%। तो 21% किसके पास है? हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की मीडिया के पास। जबकि एक्वेटिक मीडिया में 5% है। तो ऑक्सीजन कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा? डेफिनेटली एक्वेटिक। फिर एक्वेटिक मीडिया जो होता है, ये पानी जो होता है वो डेंस होता है ना, उसकी डेंसिटी है ना।
जबकि जो हमारा हवा है वो लेसर मीडिया है, डेंसिटी कम, वहाँ से एब्जॉर्ब करना भी आसान है। भाई ज़्यादा डेंसर जगह होगी तो वहाँ से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना ही मुश्किल होगा। एक तो डेंसर है तो ज़्यादा मुश्किल, ऊपर से ऑक्सीजन भी कम है और मुश्किल हो गई। जबकि जो टेरेस्ट्रियल है उनको दोनों तरफ से फ़ायदा है, यानी ऑक्सीजन भी ज़्यादा है और उनका टेरेस्ट्रियल मीडिया भी लेस डेंसर, डेंसिटी है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हम उसमें लिखते थे। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी है। तो हम आगे थोड़ा सा आपको लेके चलें और उसमें आपसे प्रॉपर्टीज की बात करें। लार्ज स्लाइड कायनात निकाल दिखा दें तो ये लो भाई लार्ज, देख लो। देख लिया भाई। हाँ जी बेटा, देख ली तो बता। अब हो गई, हो गई। ठीक है बेटा जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, अब रेस्पिरेशन लेने के लिए जो सरफेस है वो, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वरना सरफेस हमारा अच्छा नहीं होगा तो रेस्पिरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे कोविड की मिसाल है, तो अब सरफेस में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई हो रहे हैं, तो वो सांस लेने में मसला और बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब, ऑक्सीजन डिस्टर्ब तो सारी बॉडी डिस्टर्ब। तो अब इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल डिपेंड्स अपॉन द structure, habitat and activity of animals. Respiratory surface of animal bear following properties, ये लाजमी शर्त है कि वो परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल का मतलब कि उसमें आसानी से कोई गैस आ और जा सके। तो परमेबल खास तौर पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए जरूर हो, दूसरी गैसेस के लिए हो या ना हो, क्योंकि दूसरी गैस की तो हमें जरूरत भी नहीं है, वो तो हमें कहीं और से मिल जाएंगी, जब हम खाना खाएंगे तो वहां से मिल जाएंगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परमेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। दूसरा, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, जैसे भी हमने बात की थी, सरफेस एरिया शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, as it is seen in the lungs in the land vertebrate and in the gills in the case of fish. और खुश्की में जो जानवर रहते हैं उनमें हमारा लंग्स मौजूद है, और लंग्स का वॉल्यूम हमारी देखने में तो बहुत छोटा लगता है कि हमारी चेस्ट कैविटी में, लेकिन अगर उनको हम ओपन कर लें तो वो बहुत बड़े हो जाए। ये हम देखेंगे एनिमल्स में, एनिमैंस में भी जाकर, और इसी तरह गिल्स में भी हमें मछलियों के अंदर नजर आएंगे जो कि बड़े ताकतवर हैं और बहुत लंबे हैं, लेकिन छोटे इसलिए हैं कि उनको अल्लाह ताला ने क्वाइल कर दिया, रोल कर दिया। फिर हमने कहा था कि जी मॉइस्चर सरफेस जरूर होनी चाहिए। सरफेस सूखी होगी तो कभी भी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। फिर सीधा सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। डिस्टेंस अक्रॉस व्हिच डिफ्यूजन हैज टू टेक प्लेस शुड बी लिटिल, यानी कि थिन सरफेस होनी चाहिए। मेम्ब्रेनस होनी चाहिए, कोई मोटी झिल्ली ना हो। इन मॉइस्ट एनिमल्स
द एपिथेलियम ओनली 2 सेल्स, जैसे अर्थवॉर्म पढ़ा था ना हमने, तो उसकी जो स्किन है उसमें सिर्फ 2 सेलों की लेयर मौजूद है। एज अ रिजल्ट डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन इज वेरी शॉर्ट। तो डिफ्यूजन होने में एक सेल से क्रॉस होकर दूसरे सेल में गुजरा और बॉडी में चला गया, तो उसको हम कहते हैं कि वो आराम से हो जाएगा। तो थिन सरफेस होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी, हमारे रेस्पिरेशन के लिए। और हमारा जो काम है वो आज यहीं रोक लेते हैं बस, और कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया इसी तरह से, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सिंपली वो मैं फिर आपसे कल बता दूंगा क्वेश्चन। अभी ये कि आज से रिलेटेड की बात पूछनी है तो वो पूछ लें, वरना हम चलें, आप भी चलें। ठीक है, जिसने कोई बात पूछ